गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण अथवा उपागम के भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं। यह जो शीर्षक है एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हमने इसके पहले भाग में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, खासकर लोक प्रशासन के अध्ययन के जो दृष्टिकोण थे, पारंपरिक दृष्टिकोण, उसकी चर्चा की थी और हमने ये बताया था कि किन कारणों से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ। आज हम नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। नवीन लोक प्रशासन एक आंदोलन के रूप में उभरा और इसमें कई रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस का योगदान है। सर्वप्रथम हम 1967 में जो हनी रिपोर्ट आई थी कि लोक सेवकों को किस प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके बारे में हनी प्रतिवेदन आया था और उसने लोक प्रशासकों के एटीट्यूड में, यानी उनके समस्याओं के प्रति देखने का जो नज़रिया है, उसमें व्यापक परिवर्तन का सुझाव प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जेम्स चार्लवर्थ की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में प्रकाशित किया गया था, जिसका मुख्य विषय यह था कि बदलते हुए परिवेश में लोक सेवकों को किस प्रकार के विचार ग्रहण करने चाहिए, उनकी प्रवृत्तियां कैसे होनी चाहिए, प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार में हमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि वो अधिक समसामयिक मुद्दों के लिए सार्थक अपना योगदान कर सके। ड्वाइट वाल्डो ने 1968 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांति के काल में लोक प्रशासन। तो यह पुस्तक, इसके अलावा हम देखें 1968 में अमेरिका में मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह जो सम्मेलन था, इसमें राजनीति शास्त्री और लोक प्रशासन के जो अध्येता हैं वो लोग इसमें शामिल हुए थे और इन लोगों ने लोक प्रशासन के प्रति एक क्रांतिकारी विचार स्थापित किए, जिसको उन्होंने नव लोक प्रशासन की संज्ञा दी। और वे लोग मूलतः प्रशासन और राजनीति द्विभागीकरण के विरुद्ध थे। वे प्रशासन के कार्यों का औचित्य निर्धारण करना चाहते थे कि प्रशासन जो है उसे राजनीति के साथ मिलकर जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उसे जो समाज में व्याप्त असंतोष या असमानता है या जो विकास संबंधी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। तो मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो था, उसने पारंपरिक प्रशासन के प्रति या पारंपरिक प्रशासन का जो नज़रिया था, उसमें व्यापक परिवर्तन का सुझाव दिया था। इसी कॉन्फ्रेंस में जो दो प्रमुख इसमें सहभागी थे, फ्रैंक मार्नी और ड्वाइट वाल्डो, इन लोगों ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की। यानी सम्मेलन के जो भी विचार थे, हम उनका सार इन 2 पुस्तकों में देख सकते हैं। पहली पुस्तक फ्रैंक मार्नी ने 1971 में प्रकाशित की। उसी वर्ष ड्वाइट वाल्डो ने भी अपनी पुस्तक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस, यानी उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन, और फ्रैंक मार्नी ने जो है इसी शीर्षक नवीन लोक प्रशासन की ओर मिन्नोब्रुक जो परिप्रेक्ष्य है, इसका उन्होंने सार रूप में उसको प्रकाशित किया। तो इस तरह से जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जो इस की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी विचार 1980 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। और इन सब पुस्तकों का या विचारों का जो सार था, उसको हम एक एक करके देखें कि फ्रैंक मार्नी ने क्या कहा। उन्होंने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा कि नवीन लोक प्रशासन जो है, यानी यह जो प्रशासन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह पारंपरिक प्रशासन से भिन्न होना चाहिए और इसको उन्होंने नवीन लोक प्रशासन का नाम दिया। और इसकी विशेषताओं में उन्होंने कहा कि नवीन लोक प्रशासन जो है वो अधिक प्रासंगिकता की मांग करता है, यानी अपने कार्यों को इस परिप्रेक्ष्य से उसका अध्ययन करना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है वो समाज की किन समस्याओं को, है ना, दूर करने के लिए
कार्य कर रहा है, यानी उसके द्वारा किए गए कार्य समाज की किन्हीं समस्याओं से जुड़े होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल दक्षता और कुशलता जैसे मूल्यों से टिके रहें या उससे आप जुड़े रहें और आप यह न देखें कि हम जो कार्य कर रहे हैं, भले ही आप दक्षतापूर्वक कुशलतापूर्वक उस कार्य को कर रहे हो, लेकिन उस कार्य को करने से क्या वास्तविक समस्या का समाधान हुआ या नहीं, यह आपको इसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो प्रासंगिकता का मतलब आपके द्वारा किए गए कार्य किसी न किसी रूप में किसी न किसी समस्या के समाधान का वह जरिया बनना चाहिए। तो प्रासंगिकता एक महत्वपूर्ण मूल्य था जो नवीन लोक प्रशासन को परिभाषित करता है। इसी तरीके से अब चूँकि आप किस प्रशासन जो भी कार्य करता है उसके कोई ना कोई मूल्य तो होते ही हैं। वह मूल्य स्वयं राजनीतिज्ञों के हो सकते हैं, वे मूल्य प्रशासकों के भी हो सकते हैं या किसी वर्ग विशेष के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जिन मूल्यों की बात की जा रही है, यानी नवीन लोक प्रशासन की अन्य विशेषता कि यह अधिक मूल्यों से युक्त है। तो यहाँ जो मूल्य है वह उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है कि समाज में किस तरह से समानता लाई जाए, कैसे हम सामाजिक विषमता को दूर करें, उसके लिए कौन से मूल्य ज़्यादा प्रभावी होंगे। यानी नवीन लोक प्रशासन मूल्य परक है। तो यहाँ मूल्य परकता से तात्पर्य ये है कि हम कैसे समाज की विषमता को दूर करने के लिए कौन सी मूल्यों को शामिल करें। जैसे कि क्या पूंजीवाद तरीका अपनाया जाए, पूंजीवादी तौर तरीक़ों से समाज की विषमता को दूर की जाए या समाजवादी तौर तरीक़ों से दूर किया जाए, कौन सा तरीका उपयुक्त होगा। और समाज में जो विभिन्न वर्ग धार्मिक और जातीय समूह हैं उनकी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के मूल्यों का चयन करना चाहिए। तो नवीन लोक प्रशासन इस प्रकार के मूल्यों पर बहुत अधिक चर्चा करता है। यानी मूल्यों के चयन को लेकर ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है कि हमें किस प्रकार के मूल्यों का वर्णन करना चाहिए जिससे अधिकाधिक को लाभ मिले। जैसा मैंने बताया, नवीन लोक प्रशासन जो है, फ्रैंक मार्नी कहते हैं, यह सामाजिक समता स्थापित करने से जुड़ा हुआ है। यानी इसका उद्देश्य समाज में जो वर्गीय और आर्थिक जो विषमताएं हैं उसको दूर करने का यह प्रयास करता है और ऐसा करने के लिए यह कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार से यह सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनता है। तो नवीन लोक प्रशासन जो है वह परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन किस दृष्टि से चाहता है? ताकि समाज में जो असमानताएं हैं उसको दूर कैसे किया जाए और उसको करने के लिए जो उपाय किए जाने हैं उसको वह क्रियान्वित करना चाहता है। इसी प्रकार नवीन लोक प्रशासन जो है वह उपभोक्ता केंद्रित है। उपभोक्ता मतलब जो आप काम करते हैं उसका लाभ है जिन समूहों को मिलता है, उन समूहों से आपको बातचीत करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आपकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, उसके अनुसार व्यवहारिक नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी जैसा कस्टमर चाहता है उसके अनुसार नीतियों का निर्धारण किया जाए। तो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को उपभोक्ता केंद्रित प्रशासन कहते हैं। तो फ्रैंक मार्नी ने नव लोक प्रशासन के ये समस्त लक्ष्य निर्धारित किए। तो इस प्रकार से पारंपरिक प्रशासन की तुलना में जो नवीन लोक प्रशासन था उसके दृष्टिकोण में एक व्यापक परिवर्तन नज़र आता है और इसी कारणों से हम इसको नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। इसी संदर्भ में हम रॉबर्ट गोलम्ब्यूस्की का मत भी देखें। रॉबर्ट गोलम्ब्यूस्की जो है उन्होंने लोक प्रशासन नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य और प्रति लक्ष्य एंटी गोल्स और गोल्स निर्धारित किए। एंटी गोल का मतलब वो ये कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन यह नहीं है और लक्ष्य का मतलब नवीन लोक प्रशासन यह है, यानी किस पर बल देता है और किसका विरोध करता है। तो हम सर्वप्रथम ये देखें कि नवीन लोक प्रशासन जो है वह क्या नहीं है। तो वो कहते हैं कि यह प्रत्यक्षवाद विरोधी है, यानी यह प्रत्यक्षवाद का समर्थन नहीं करता, यह प्रशासन में मूल्यों की स्थापना करता है। प्रत्यक्षवाद जैसा आप जानते हैं उसका मतलब यह है कि हम
जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को तटस्थ और निरपेक्ष रूप से उसका अध्ययन करें और उस समस्या का समाधान करें। इसमें हम अपने पसंद नापसंद या अपने मूल्यों को शामिल न करें। तो गोलम्बियस्की कहते हैं कि नहीं, यह तरीका सही नहीं है। समाज में व्याप्त अशांति और जो असमानताएं हैं या गरीबी या भूखमरी या भ्रष्टाचार है, उसके प्रति हमको क्या होना पड़ेगा, किसी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कि हमें यह परिवर्तन लाना है और इस प्रकार से मूल्यों का वर्ण करते हुए हमें समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। तो जो व्यवहारवादी या पारंपरिक दृष्टिकोण था वह अपने परिवेश से कटा हुआ था, यानी समाज और जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी उससे वह कटा हुआ था। वह संगठन की चार दीवारी में कैद था। वह केवल दिए गए लक्ष्य को कैसे कुशलता मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करे, तो वह संरचना प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार पर ही अपना फोकस करता था। उसका उद्देश्य था कि कैसे इनमें हम परिवर्तन लाकर और लक्ष्य को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त करें। लेकिन गोलम्बियस्की कहते हैं कि नहीं, संगठन की चार दीवारी से बाहर निकल कर देखिए कि जिन उद्देश्यों की स्थापना के लिए संगठन का निर्माण किया गया है, यानी प्रशासनिक संगठनों का निर्माण किया गया है, यानी लोक प्रशासन की संस्थाओं का निर्माण किया गया है, तो लोक प्रशासन की संस्थाओं को यह देखना चाहिए कि वास्तविक समस्या क्या है और उसको दूर करने के लिए कौन सा तरीका, कौन सा मूल्य सही होगा। तो मूल्यों की स्थापना करने पर यह बल देता है और इसलिए यह प्रत्यक्षवाद का, यानी कि मूल्य रहित प्रकार के दृष्टिकोण का, या आप कह सकते हैं कठोर वैज्ञानिकवाद का विरोध करता है। तो इसलिए हाँ, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यह प्रशासन में मूल्यों की स्थापना और डिटर्मिनिज्म यानी कि नियतिवाद का विरोध करता है और नीति निर्माण में राजनीति के साथ सक्रिय सहयोग पर बल देता है। यानी कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए राजनीतिज्ञों के साथ बैठकर इसे क्या करना चाहिए कि किन्हीं मूल्यों और आदर्शों की दृष्टि से समस्याओं का अध्ययन करके और फिर उसको दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के बेहतर उपाय इसे ढूंढने चाहिए। तो इस तरह से प्रत्यक्षवाद यानी तटस्थता या विज्ञानवाद वाला जो तरीका था पारंपरिक दृष्टिकोण का, उसका यह विरोध करता है। साथ ही साथ यह तकनीकवाद का भी विरोध है। तो पारंपरिक प्रशासन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेलर थे वह कार्य के विज्ञान के विकास पर बल देते थे। कैसे हम किसी कार्य को तेज गति से कर सकें, कम से कम लागत में, कम से कम समय पर, उसके ऊपर उनका फोकस था। वह तकनीक के माध्यम से, तकनीक में सुधार के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने का जो है उस पर बल दे रहे थे। तो ये गोलम्बियस्की जो है इस प्रकार के जो पारंपरिक विचारकों की जो सोच थी उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि समस्या का समाधान तकनीक में निहित नहीं है बल्कि हमारे प्रवृत्तियों में निहित है। यानी हमें अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। समस्याओं के प्रति हमको ज़्यादा संवेदनशील और मानवीय होना चाहिए। यानी हम समस्या को केवल एक तकनीकी दृष्टि से न देखें बल्कि उसका एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और उसका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। उसी संदर्भ में समस्या की पहचान की जानी चाहिए। समस्या को केवल एक प्रशासनिक तकनीक के दृष्टि से या तकनीकी समस्या के रूप में से न देखें। तो ये बातें जो है वह भावनात्मक और रचनात्मक प्रशासन की बात करता है और तकनीकीवाद का विरोध करता है। इसी प्रकार गोलम्बियस्की ने यह कहा कि नवीन लोक प्रशासन जो है वह पदसोपानिक और नौकरशाही प्रकार के ढांचे और कार्यप्रणाली का विरोध करता है। तो ये जो तीन बातें हैं, प्रत्यक्षवाद विरोधी होना, तकनीकीवाद का विरोध करना, पदसोपानिक और नौकरशाही ढांचे का विरोध करना, ये गोलम्बियस्की ने नवीन लोक प्रशासन के प्रति लक्ष्य यानी एंटी गोल्स के रूप में उन्होंने इसे स्थापित किया है। तो अर्थ यह हुआ कि नवीन लोक प्रशासन के संदर्भ में गोलम्बियस्की का यह कहना है कि हमें कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी नवीन लोक प्रशासन किस बात पर बल दे रहा है, और ये कह रहा है कि हमको समस्याओं के संदर्भ में प्रशासनिक कार्यों की प्रासंगिकता का निर्धारण करना चाहिए और हमें मूल्य युक्त प्रशासन
पर बल देना चाहिए और हमें संभववाद पर, पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है कि हर समस्या का समाधान संभव है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको मानवीय साहस और उद्यम के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे हम नियति पर छोड़ नहीं सकते। समस्याओं के समाधान के लिए हमें हर प्रकार के संभव प्रयास करने चाहिए और हमारे प्रयासों से समस्या का समाधान हो सकता है। हम भाग्य भरोसे नहीं रह सकते, यानी कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसा छोड़ा नहीं जा सकता। यथास्थिति को तोड़ना पड़ेगा और हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। यही संभववाद है। तो संभववाद पर उन्होंने बल दिया और परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन जैसे तत्वों को उन्होंने नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य के रूप में या उसके विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया। तो वॉल्डो और फ्रेडरिक्सन जो दूसरे विचारक हैं, जो इस काल के विचारक हैं, उनके क्या विचार हैं यह भी हम जानें। वॉल्डो ने सकारात्मक तौर पर नवीन लोक प्रशासन को एक नियामक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। नियामक सिद्धांत से तात्पर्य है कि एक ऐसा सिद्धांत जो सभी क्रिया प्रणालियों को, प्रशासन की क्रिया प्रणालियों को या उसके कार्य व्यवहारों को नियंत्रित करे, निर्देशित करे और उनको एक दिशा प्रदान करे। तो उन्होंने इसे एक नियामक सिद्धांत, दर्शन, सामाजिक सरोकार और क्रियावाद की दिशा में एक आंदोलन की संज्ञा दी है। ये जितने भी शब्द हैं इसका अर्थ यह है कि नवीन लोक प्रशासन जो है वह एक नए प्रकार का दर्शन है समस्याओं को देखने का। यानी कि पहले जहां हम समस्याओं को एक तकनीक के रूप में लोक प्रशासक देखते थे, अब उसे एक मानवीय हृदय या संवेदनाओं से भरे हुए हृदय से हम समस्याओं को देखें और उनका मानवीय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। इसलिए नवीन लोक प्रशासन जो है वो समाज से ज़्यादा जुड़ा है, संगठनात्मक व्यवहार से कम। यानी संगठन के अंदर जो गतिशीलता है उसकी संरचना, प्रक्रिया और तकनीक की वजह से केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है। संगठन को अपने संगठन के बाहर जो वातावरण है, जो समाज है जिसके लिए वो कार्य कर रहा है लोक प्रशासन, उसकी समस्याओं पर इसको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम इनमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। यानी लोक प्रशासकों से यह अपेक्षा की गई कि ठीक राजनीतिज्ञों की तरह वे भी उन समस्याओं को समझें, जानें और उसकी प्रकृति को समझें और कैसे एक व्यवहारिक नीति बनाएं। तो उनसे अति सक्रिय प्रशासन करने की मांग की गई नवीन लोक प्रशासन में। यह एक एटीट्यूडनल डिफरेंस हमको दिखाई देता है ट्रेडिशनल और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो है कार्य प्रणाली में, कि नवीन लोक प्रशासन जो है वो अधिक सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़ता है। और यही बात वॉल्डो के विचार में दिखाई देती है कि उन्होंने नवीन लोक प्रशासन को एक दर्शन के रूप में और एक सक्रिय प्रशासन के रूप में परिभाषित किया। फ्रेडरिक्सन ने भी दोनों तरह की बातें कही कि यह जो है प्रशासन को कम और लोक को ज़्यादा महत्व देता है। लोक का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक प्रॉब्लम्स, यानी जनता की जो समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता है और प्रशासनिक तकनीक और क्रियाओं पर कम ध्यान देता है। तो इस रूप में उन्होंने बताया कि लोक को ज़्यादा महत्व, यानी जनता को ज़्यादा महत्व देना, यानी सार्वजनिक समस्याओं को ज़्यादा महत्व देता है और प्रशासनिक जो क्रियाएं होती जिनका संबंध सामान्यतः दक्षता मितव्यता से होता है उस पर इसका फोकस कम है। इसी तरह उन्होंने कहा कि यह कम विवरणात्मक है और अधिक सुझावात्मक है। कम विवरणात्मक का मतलब ये हुआ कि यह समस्याओं का केवल विवरण प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उनको दूर करने के सुझाव भी देता है। यानी नवीन लोक प्रशासन जो है वो प्रशासकों से कैसी अपेक्षा कर रहा है, वह प्रशासकों से अपेक्षा कर रहा है कि आप न केवल समस्याओं को समझें, जानें, बल्कि उनको दूर करने के उपाय भी सुझाएं और आप सक्रिय सहयोग के साथ राजनीतिज्ञों के साथ मिल बैठकर और समस्या के व्यवहारिक समाधान का प्रयास करें। तो जो बात वुड्रो विल्सन ने राजनीति और प्रशासन विभाजन में कही थी कि राजनीतिज्ञों का काम है समस्याओं को समझना और उसको उसके अनुसार लोक नीति का निर्धारण करना, और प्रशासकों का काम यह है कि जो लोक नीति बन गई है उसको कैसे कुशलता और मितव्यतापूर्वक लागू करे। तो वह ऑपरेशनल पार्ट पर प्रशासकों को ध्यान देने की बात कर रहे थे विल्सन, जबकि नवीन लोक प्रशासन में के जितने भी विचारक हैं वे लोग इस प्रकार के विभागीकरण का विरोध कर रहे हैं और लोक प्रशासकों को
एक मशीन के रूप में या एक साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोक प्रशासकों को भी क्या करना चाहिए, एक सामंजस्य और सहयोगपूर्ण मानसिक स्थिति में राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और समस्याओं के समाधान में उनकी विशेषज्ञता भी शामिल हो और वे लोग ज़्यादा मानवीय तरीके से प्रशासनिक क्रियाओं को अंजाम दें। इसलिए फ्रेडरिक्सन ने इस रूप में बात कही कि वह कम विवरणात्मक, यानी केवल समस्याओं का विवरण प्रस्तुत मत कीजिए, उसका समाधान भी आप बताइए। तो इसलिए यह अधिक सुझावात्मक है। नवीन लोक प्रशासन केवल विवरण को ध्यान में नहीं रखता, समस्याओं का विवरण प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसको दूर करने के उपाय भी सुझाता है। इसी तरह यह कम संस्थानात्मक और ज़्यादा सरोकारी है। यानी कम संस्थानात्मक का अर्थ यह हुआ कि यह केवल संस्थान के विकास पर, प्रशासनिक संस्थाओं के विकास पर ही बल नहीं देता, बल्कि उससे ज़्यादा कहीं यह देखता है कि जो संस्थाएं हैं वह वास्तव में कितनी उपयोगी हैं नागरिकों के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने में। तो हमें रेलेवेंस की बात यहाँ नज़र आ रही है कि प्रशासनिक संस्थाएं हैं तो उनको जनता की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करने चाहिए। यह देखना चाहिए कि हम कोई भी संस्था है वो वास्तव में उसकी क्या उपयोगिता है। केवल यह नहीं कि एक बहुत बढ़िया जो है संस्था काम करती है, हमारे पास बहुत ही तकनीकी और हमारी जो प्रोसेस है काम करने का बहुत ही उन्नत है, हम किसी भी काम को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारी सोच केवल इस पर फोकस नहीं होनी चाहिए, हम ये देखना चाहिए कि हम जो संस्था है वो वास्तव में समाज की समस्याओं के लिए कितने प्रासंगिक है, क्या हम समस्याओं का निदान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टि से ये देखिए कि अगर कोई अस्पताल है तो यह नहीं कि वहाँ पर अस्पताल के अंदर कितने अच्छे से काम किए जा रहे हैं या कितने अच्छे से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये केवल यहाँ तक फोकस नहीं होना चाहिए। यह फोकस होना चाहिए कि वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य जो है बेहतर हुए या नहीं, लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हुए या नहीं, या लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसको दूर करने में अस्पताल क्या योगदान कर सकता है। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह उसको हम कह सकते हैं ज़्यादा सरोकारी, यानी कि जनता की समस्याओं के प्रति जो संस्थाएं उनके समाधान के लिए बनाई गई हैं उनको केवल संगठन के अंदर ही देखना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि वो जो संस्था बनी है वो वास्तव में नागरिक कल्याण के लिए उपयोगी है या नहीं। तो इस प्रकार से यह कम तटस्थ और ज़्यादा आदर्शवादी होने का दावा करता है। और इसी रूप में एक आखिरी जो बात है कि यह कम वैज्ञानिक नहीं है, यानी इतनी बातें जो कही गई इसका अर्थ ये नहीं कि आप वैज्ञानिकता को भूल जाएं। वैज्ञानिकता जो है वो एक प्रकार का मूल्य है, यानी हम किसी भी कार्य को कैसे बेहतर तरीके से कर सकें। तो इस विचार को तो आप समाप्त नहीं करें, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो कितना प्रासंगिक है, वो कितना फ्रूटफुल होगा, वह उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये सारी बातें वाल्डो और फ्रेडरिक्सन ने कही। तो कुल मिलाकर संक्षेप में अगर हम कहें कि नवलोक प्रशासन क्या था, तो हम कहेंगे कि यह अधिक लोकतांत्रिक नीति निर्माण पर बल दे रहा है। लोक प्रशासकों और राजनीतिज्ञों को आपस में मिलजुल कर बैठकर और जन समस्याओं को समझने के लिए प्रेरित करता है, और जिनके लिए आप नीति बना रहे हैं उन लाभान्वित जो समूह या वर्ग है उनकी भी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया में। इसी तरह से हम कह सकते हैं इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यह सामाजिक सरोकार से प्रेरित है और वांछित दिशा में, यानी कि हम क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, किस दिशा में हम परिवर्तन चाहते हैं, तो जिस दिशा में हम परिवर्तन चाहते हैं उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करना है, हमको परिवर्तन लाना है। और इस प्रकार से यह नैतिकता के विकास पर बल देता है। तो नवलोक प्रशासन अधिक नैतिक प्रशासन है, यह एक वांछित दिशा में सकारात्मक परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन है। इसका संबंध समाज की समस्याओं से है। यह विनौकरशाहीकरण पर बल देता है। विनौकरशाहीकरण से तात्पर्य ये हुआ कि नौकरशाही प्रकार के जो तौर तरीके हैं काम करने के, यानी नियम और प्रक्रियाओं पर अधिक बल देना, तो उससे यह बचता है और कहता है कि हमें जन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने नियमों और प्रक्रियाओं में लगातार परिवर्तन करना चाहिए। और जहां नियम प्रक्रियाएं एक बोझ बन जाए या हमारे अच्छे कार्य करने में बाधा बनते हैं तो हमको उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, यानी कि प्रशासन कार्य करने के तौर तरीकों में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए।
इसी प्रकार यह नवीन लोक प्रशासन जो है मूल्य मुक्त प्रशासन की जगह संवेदनशील प्रशासन जैसी बातों को महत्व देता है। कुल मिलाकर यह विकास प्रशासन के समतुल्य एक अवधारणा है। विकास प्रशासन के बारे में जैसा एडवर्ड वीडनर ने कहा था, विकास प्रशासन क्या है, तो यह लक्ष्य उन्मुखी, कार्य उन्मुखी है ना प्रशासन है। एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने क्या कहा था, और खासकर परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन। तो ये 3 शब्द वीडनर ने कहे थे, क्या, लक्ष्य उन्मुखी और कार्य उन्मुखी और परिवर्तन। यानी जो वर्तमान व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था, उसमें हम कैसे बेहतर परिवर्तन लाएं, कैसे और हम जो है विकास करें, तो विकास के उच्चतर लक्ष्य स्थापित करें, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करें। तो इस दृष्टि से नवीन लोक प्रशासन विकास प्रशासन की तरह दिखाई देता है। लेकिन विकास प्रशासन की जो अवधारणा है वो तृतीय विश्व के देशों से ज़्यादा प्रासंगिक है। लेकिन यह जो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा है, इसका उदय जो है पश्चिमी देशों में हुआ था। उन्होंने इसको एक पॉजिटिव है ना, या हम कह सकते हैं अधिक सक्रिय प्रशासन के रूप में उसको परिभाषित करने का प्रयास किया था। लेकिन अति सक्रिय प्रशासन जो है या सकारात्मक जो प्रशासन है वह विकास प्रशासन का भी क्या बनता है, उसकी रीढ़ बनती है, उसका आधार बनता है। तो इस दृष्टि से दोनों में समानता दिखाई देती है। लेकिन अगर हम भेद की बात करें तो नवीन लोक प्रशासन पश्चिमी समाजों के लिए अधिक उपयुक्त अवधारणा थी। पश्चिमी परिवेश में वह विकसित अवधारणा थी, जबकि इसी का और संशोधित रूप जब तृतीय विश्व के देशों के लिए लागू किया तो उसका नाम विकास प्रशासन कहलाया। तो ये बातें हमने आपको संक्षेप में आज बताई है। अब हम अगले जो शीर्षक है वह है लोक नीति उपागम के बारे में, या लोक चयन, पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये आज यहीं तक हम रोक रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोक चयन उपागम के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।